हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास। बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैकेनिक्स, यूनिट थर्ड। देखो बच्चों, यूनिट थर्ड में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके दो चैप्टर्स थे। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग जो भी बुक है, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज बता दूं। एक तरह से दो चैप्टर्स के टॉपिक आपके इसमें इंक्लूड हो रहे थे। पहला जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोई पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स के अंदर, केंद्रीय बल के अंतर्गत, उसकी गति किस प्रकार की होगी। ठीक है, कौन कौन सी वो गति करता है, केंद्रीय बल क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होगा, अगर दो पिंड गुरुत्वीय या न्योन्य क्रिया हो रही है तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमने उस पर देखा। या हमने बताया केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय संवेग क्यों संरक्षित रहता है, कैसे होगा वो डेरिवेशन की, या कुल ऊर्जा संरक्षित होगी तो क्या इक्वेशन आएगी। ठीक है, गति की समीकरणें निकाली हमने। कोई कण केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है तो उसकी गति की दो इक्वेशंस आई। ठीक है, बाद में हमने क्या देखा, अभी कल परसों में उस इक्वेशन का हमने हल निकाला। ठीक है ना, उसमें आर का हमने मान निकाला, किस पर डिपेंड कर रहा था, उत्केंद्रता पे। उसके आधार पर हमने देखा कि किसी भी आकाश में कोई भी ग्रह है, उपग्रह है, कि उसकी गति किस प्रकार की होगी, कैसे पथ में वो गति करेगा। ठीक है, और हमने देखा केपलर की ग्रहीय गति के नियम की, केपलर ने जो 3 नियम दिए उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, ये सब हमारा था, उसका एक पार्ट था। अगर आपके पास कोई सी भी बुक है या आप लोग चैप्टर की वजह से कंफ्यूज हो तो उसकी वजह से कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो था ये आपका एक तरह से ये मानो इस यूनिट का एक पार्ट था सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना, इस यूनिट में आपका एक पार्ट तो था सेंट्रल फोर्स का, सेंट्रल फोर्स का। और आज से जो हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये तो बिल्कुल मत बोलना कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, 11th-12th में सबने खूब पढ़ रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन। ठीक है ना, तो हमें ये पढ़ना है। तो आपका एक्चुअली यूनिट में दोनों का, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है सेंट्रल फोर्स से। बस ये होता है कि लोगों तो क्या होता है, यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस देना होता है, इस वजह से लोग कोई भी दो अलग अलग चैप्टर्स को मिला करके एक यूनिट बना देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल फोर्स में इसमें अभी तक में तो कोई रिलेशन ऐसा सामने आया नहीं है। बाकी अपन देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा अगर कोई रिलेशन होगा भी तो। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल फोर्स का पार्ट हम पढ़ चुके हैं, केंद्रीय बल का। इससे रिलेटेड जो आपके 2-3 न्यूमेरिकल्स मुझे लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने करवा दिए। आप लोग खुद बाकी एग्जांपल करके देख लो, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग पूछ लो। छोटा ही चैप्टर था, मैंने आपको पहले बताया था, उसमें कुछ ज़्यादा छोटी मोटी डेरिवेशन, छोटे मोटे डेफिनेशंस वो सब कुछ नहीं है। उसमें आपकी 4-5 बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, वही हमने की, सारी डेरिवेशन उसमें बड़ी बड़ी थी और सब देखो कभी ना कभी आई हुई है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसको छोड़ दो या इसको पढ़ो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लास्ट ईयर के पेपर्स देख लेना कि अभी पिछले 2-3 सालों में कहाँ से आ रहे क्वेश्चन। ठीक है ना, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का पोर्शन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब सिर्फ केवल इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन ही नहीं है, इसमें हम शुरुआत करेंगे वही पूरा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सरल आवर्त गति जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सरल आवर्त गति है या सरल आवर्त गति के कारण क्या होता है, दोलन होता है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। सरल आवर्ती दोलक, फिर उसकी गति की समीकरण, उस गति की सरल आवर्त गति की समीकरण या फिर उसका हल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अवमंदित दोलन क्या होता है, इस दोलित्र के कारण क्या इक्वेशन आ रही है, इस स्थिति में कण की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा वगैरह वगैरह जो भी है ये सब पढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन आपका जरूर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से करना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग 2, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन या अवमंदित आवर्ती दोलन।
अवमंदित आवर्ती दोलन, ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, अवमंदित आवर्ती दोलन। हाँ जी, तो बच्चों अवमंदित आवर्ती दोलन, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अवमंदित आवर्ती दोलन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कोई नई सुनी हुई चीज़ नहीं है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और बहुत ईजी सा ही है टॉपिक। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको नॉर्मल सी बात पता होगी, कोई टॉपिक्स जो बड़े होते हैं, कोई चैप्टर बड़ा होता है, उसमें नॉर्मली क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं लेकिन वो, और कोई चैप्टर जो छोटा होता है लेकिन उसकी डेरिवेशन टफ होती है। जैसे अभी हमने सेंट्रल फोर्स पढ़ा, उसमें आपकी गिनती की 4-5 डेरिवेशंस थी, उनसे रिलेटेड ही 1-2 क्वेश्चन भी थे, लेकिन आपको लगा होगा सारी की सारी डेरिवेशंस कैसी थोड़ी लेंदी सी, टिपिकल सी इस टाइप की थी। यहाँ पे आपके छोटे छोटे हैं कई सारे टॉपिक, लेकिन सब इजी गोइंग है, ज़्यादा कोई ऐसे पैनिक होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, और फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालो। सबसे पहले हम थोड़ा अब ऑसिलेशंस वाली दुनिया में आ गए हम, ठीक है। ऑसिलेशंस फिजिक्स का एक अलग ही पार्ट है, जहाँ पे कम्प्लीटली वही गति है, या उस गति के कारण त्वरण है या वेग है, विस्थापन कितना है, आवर्तकाल कितना है, अब कुछ अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे सरलावर्ती गति या इनकी तरफ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक डालिए आवर्ती गति, हेडिंग डालिए आवर्ती गति। आवर्ती गति, ठीक है, या पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन, आई नो बहुत इजी सी चीज़ है, आप लोगों को समझाने वाली चीज़ है नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा हम पहले बेस बनाते हैं, ताकि अचानक से हमारे बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट ना हो, थोड़ा हम इंट्रोड्यूस हो जाए इन टॉपिक से, ठीक है। पीरियोडिक मोशन नाम से क्लियर है, पीरियड मतलब एक ना एक आवर्त, बार बार आना, ठीक है। और आवर्ती गति मतलब कि कोई ऐसी गति, कोई कण जो है जो उस गति को बार बार दोहरा रहा हो, ठीक है। कोई कण अपनी गति को अगर बार बार दोहरा रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, आवर्ती गति कह सकते हैं हम। सिंपल सा है, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। अब आवर्ती गति से मतलब केवल दोलन नहीं होता, आवर्ती गति कोई सी भी गति, कैसे, जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, कैसा है, एक तरीके से आवर्ती गति है ये, आवर्ती गति है ना भाई, दिनों रात आपके डेली हो रहे हैं, पृथ्वी सेम टू सेम उसी पॉइंट पर डेली के डेली चक्कर लगा रही है, 24 घंटे में आपके दिन रात दोनों होते ही है, ठीक है। या फिर जैसे हम बात करें घड़ी की सुइयां होती हैं, ठीक है, घड़ी की कोई भी सुइयां होती है, ये क्या होती है, अलग अलग इन्हीं कांटों पे डेली के डेली दिन और रात इन्हीं कांटों पे बार बार चक्कर लगाती रहती है, तो ये गति एक प्रकार से कैसी हो गई, आवर्ती गति हो गई। या फिर जैसे मान लो आप लोग कभी कोई झूले पर बैठते हो, तो झूला क्या होता है, एक पॉइंट से जैसे कि लगा हुआ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बार बार झूले के इधर उधर बार बार गति करते हैं, ठीक है। हालांकि वो आपके दोलन के एग्जाम्पल में आ जाएगा, इसलिए हम झूले को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कुछ इस प्रकार की ये जो गतियां होती हैं, दिन का आना, दिन के बाद रात का आना, ठीक है। या फिर जैसे हम बात करें कि चांद होता है, चंद्रमा की कलाएं हैं, कैसे होती है, चंद्रमा हर 15 दिन में वापिस से पूरा का पूरा पूर्णिमा आता है, फिर कम होते होते वापिस अंधेरा आता है, अमावस्या होती है, ठीक है, फिर वापिस पूर्णिमा। तो एक प्रकार से ठीक है, हमें पता है चांद गति नहीं कर रहा, लेकिन वो जो उसका पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस कैसा है, एक पीरियोडिक प्रोसेस हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एक कंसिडर एक पीरियड है, 15 दिनों का एक पीरियड है, जिसमें कि चांद कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है, फिर नेक्स्ट 15 दिन के पीरियड में कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। तो कोई भी ऐसी गति जो कण है बार बार दोहराता हो, वो गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। क्लियर है, तो इसमें लिखिए, समझ में आ गया, इजी से डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि किसी नियत समय अंतराल से दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं। किसी
नियत समय अंतराल से दोहराई जाने वाली गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि समय अंतराल कैसा होनी है, तो जैसे दिन और रात का टाइम फिक्स है कि कैसे हर 24 घंटे के बाद में वापस दिन आएगा, वापस रात होगी। क्लियर है? ऐसे ही जैसे घड़ी की सुइयां हैं तो वो टाइम फिक्स है कि अगर अभी मान लो अगर अभी 4 बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं, तो हमें फिक्स पता है कि 12 घंटे बाद एक बार फिर से 5 बजेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 12 घंटे बाद मतलब एक बार सुबह के 5 बजेंगे, एक बार शाम के 5 बजेंगे, इस तरीके से। तो एक नियत समय अंतराल है दोनों में। ठीक है ना? जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका बिल्कुल फ्रंट पार्ट सामने आता है, जब हमारे यहाँ दिन होती है, या एक टाइम पे रात हो जाती है। तो ये सारी गति कैसी होगी? आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लो इसके। एग्जाम्पल लिखो। उदाहरण पृथ्वी की उदाहरण पृथ्वी की अपनी अक्ष के चारों ओर गति, घूर्णन गति। पृथ्वी की अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो, सिलाई मशीन की सुई की गति। सिलाई मशीन की सुई की गति। देखा है आपने कभी किसी टेलर को कपड़े सिलते हुए, उसमें जब मशीन लगा करके उसको चलाना शुरू करता है, तो वो जो नीडल होती है, ठीक है ना, उसकी जो नीडल होती है वो क्या होती है, जैसे हम देखते हैं हमारे कपड़े सिले होते हैं तो उसमें छोटे छोटे छेद होते जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ धागा लगा होता है। वो छेद उस नीडल के कारण ही तो होते हैं जिससे सिलते हैं। तो वो नीडल एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है कपड़ों पे, वापस उठती, वापस आती, वापस उठती, वापस आती, वापस उठती है। कंटिन्यू वो ऊपर नीचे होती ही रहती है वो नीडल। ठीक है ना? तो वो भी गति कैसी है? एक प्रकार की आवर्ती गति, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर ही होती है वापस। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गया? नॉर्मली आवर्त गति। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब एक होता है आपकी दोलन गति। ठीक है ना? तो ये इस डेफिनेशन लिखवाया है क्योंकि कई बार हम क्या होता है, आवर्ती गति को ही हम दोलन गति भी समझ लेते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि दोनों गतियां कैसे डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, सारी की सारी आवर्त गति जो है वो दोलन गति हो ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ, सारी दोलन गतियां आवर्त गति जरूर होगी। एग्जाम्पल समझ में आए, सॉरी डिफरेंस समझ में आए इन दोनों में? हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मली हम ये देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आती मुझे पता है हम सबके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि अब हम ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हम वही चैप्टर पढ़ते हैं, इसीलिए कई बार हम सरल आवर्त गति को ही दोलन की गति भी मान जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हमारी जो भी पीरियोडिक मोशन, जितने भी आवर्ती गति, ये सारे के सारे दोलन गति हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इनमें से कोई आपको दोलन गति लगी क्या? हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ या अपने अक्ष के चारों तरफ दोलन गति कर रही है? दोलन नहीं करती ना पृथ्वी, ऑसिलेशन नहीं करती। या फिर जैसे घड़ी की सुइयां है वो दोलन नहीं करती। दोलन कौन करता है? जैसे घड़ी के नीचे लगा हुआ जो हमारा पेंडुलम होता है, कहीं देखा है आपने, कई सारी घड़ियों में नीचे की तरफ एक पेंडुलम लगा होता है जो कि फिक्स टाइम पे इधर 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 गति करता रहता है। तो दोलन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य अवस्था, ये जैसे मान लो इसकी माध्य अवस्था है, अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करती है। ठीक है, इर्द गिर्द गति करे या आगे पीछे गति करे। आगे पीछे जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था झूले का। ठीक है, झूले पे कोई जैसे बच्चा कोई बैठा है उसको झुलाए, तो क्या होता है, ये इसकी माध्य स्थिति है, वो एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। माध्य स्थिति क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये इसकी माध्य स्थिति है, अगर आप इसको राइट में लेकर के जाते हो इस पेंडुलम को, तो भी ये वापस अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा। ठीक है, लेफ्ट में लेकर चला जाएगा, वापस से ये अपनी माध्य स्थिति की तरफ ही आना चाहेगा। ठीक है ना? तो जो कोई भी वस्तु होती है वो जब अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करे। अब हमने क्या बोला अभी कि प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। क्यों? क्योंकि दोलन में भी क्या चीज होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद ही गति रिपीट तो होती है। ठीक है ना? ये डेफिनेशन तो इसके अंदर इंक्लूड होती है दोलन गति में
कि किसी नियत समय अंतराल में दोहराई जाए। नियत समय अंतराल में दोहराता तो है ही ये गति। हाँ, डिफरेंस क्या हो जाता है कि यहाँ पर फर्क ये होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि गति कहीं पर भी कर रहा है, अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द ही आगे पीछे गति करेगा, तो वो क्या हो जाती है, दोलन गति हो जाती है। देखो डेफिनेशन लिख लो इसके। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है, दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशंस। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन, लिखो इसमें डेफिनेशन लिखो। वह आवर्त गति जिसमें कोई कण एक ही पथ पर निश्चित बिंदु के आगे पीछे अथवा इधर उधर गति करता है, दोलन गति कहलाती है। फुल स्टॉप। तथा जिस बिंदु के इर्द गिर्द कोई कण गति करता है, वह बिंदु साम्यावस्था कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो। घड़ी के लोलक की गति, पेंडुलम को हिंदी में बोलते हैं लोलक, पेंडुलम लिख लो। घड़ी के लोलक की गति, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। सिलाई मशीन की सुई की गति, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सिलाई मशीन का सुई क्यों, तो हमने पहले ही क्या कहा, आवर्त गति का एग्जाम्पल है। सारी की सारी आवर्त गतियां दोलन गति होती है, ठीक है ना। सॉरी, सारी की सारी दोलन गति कैसी आवर्त गति होगी, लेकिन आवर्त गति दोलन नहीं होती। लिख लो ये लाइन भी, नीचे नोट दे करके लिखना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। नोट दे करके लिखना। प्रत्येक दोलन गति आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति का दोलनी गति होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। मतलब क्या मतलब हुआ, दोलन गति के जितने भी आप एग्जाम्पल दोगे, ये सारे के सारे आवर्त गति में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्यों, दोलन गति सारी आवर्त होना इसका तो जरूरी है, लेकिन आवर्त गति के जो एग्जाम्पल है वो सारे दोलन गति आप उसको नहीं बोल सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या बताया, जैसे घड़ी की सुई की गति है, उसको आप दोलन गति नहीं बोल सकते। पृथ्वी की अपनी अक्ष के चारों तरफ जो गति है उसको आप दोलन गति नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हमारा हुआ दोलन गति और आवर्त गति।
कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर में आपसे कुछ ऐसे ऐसी चीजें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम चीज पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति भी आपकी कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। सरल आवर्त गति समझ में तो आ गया। तो सरल आवर्त गति के प्रकार, सरल आवर्त गति के प्रकार, एक तो होती है रेखीय सरल आवर्त गति, रेखीय SHM लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और दूसरा कोणीय सरल आवर्त गति, कोणीय SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, लिख लो। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, इनमें जो डिफरेंस है इनका डेफिनेशन हम कब लिखेंगे, जब हम इन दोनों की इक्वेशंस पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको लिखवा दूंगी इनकी डेफिनेशन, अपन बार बार नहीं करेंगे फालतू टाइम वेस्ट, ठीक है। अभी बस यहाँ पे दोनों के टाइप लिख लिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लो, आपको पता होना चाहिए। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कह सकते हैं हम, कि जैसे मान लो कोई भी जो पिंड है जो कि मोशन कर रहा है, ठीक है। अब वो मोशन कैसा करे, किसी सीधी रेखा के करस्पॉन्डिंग करे, ठीक है, क्योंकि हम रेखीय बोल रहे हैं। तो जब किसी सीधी रेखा की स्थिति, मान लो जैसे एक्स अक्ष है, अब एक्स अक्ष में कह रहे हैं कि कोई भी जो कण है वो कैसे कर रहा है, एक सरल आवर्त गति कर रहा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति में कोई जो बल लगेगा, उस पिंड पर लगने वाला बल जो F होगा, F क्या करेगा, उसको वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करेगा, और ये बल ही क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, जैसे स्प्रिंग में होता है, जैसे कभी आप किसी स्प्रिंग को खींचो और खींच करके उसको अचानक छोड़ो तो आप देखोगे कि स्प्रिंग वापस अपनी पहले की अवस्था में जा करके थोड़ा सा जो गैप हमने इतना लंबा खींचा होता है वो गैप थोड़ा सा कम कर लेता है, वापस थोड़ा वो क्यों चला जाता है, वहां पे यही लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल स्प्रिंग ही होता है, क्योंकि वो नॉर्मली हम सबने ही देखा होता है स्प्रिंग। कई बार जैसे पहले के, आजकल तो पेनों में स्प्रिंग वगैरह उतने नहीं आते, पहले के पेनों में स्प्रिंग्स होती थी, ठीक है। तो हमारी आदत होती थी हम उसे निकाल कैसे खींचते थे। अब जैसे दोनों हाथों से स्प्रिंग को खींचो और खींच के जैसे ही छोड़ोगे तो वो इतनी लंबी नहीं रह जाएगी, वो थोड़ी सी छोटी हो जाती थी। क्यों छोटी होती थी, क्योंकि वहाँ प्रत्यानयन बल कार्य करता था। अब प्रत्यानयन बल कैसे कार्य करता था, तो प्रत्यानयन बल का काम ही यही होता है, जैसे कि ये पिंड जो है ये अपनी अवस्था से इस एक्स दिशा में विस्थापित हो रहा है, ठीक है। अगर इस पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल है तो वो क्या करेगा, इसको वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। इसीलिए माइनस के एक्स क्यों होता है, बल के विपरीत दिशा में लगता है ये, जहाँ इसका विस्थापन है एक्स है, एक्स के विपरीत दिशा में बल लगेगा, इसीलिए साइन इसमें कैसा आता है, नेगेटिव साइन। तो आप देख रहे हो जैसे कि हमने स्प्रिंग को खींचा तो वो एक प्रकार से कैसे रेखीय गति के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार का मोशन तो क्या कहलाता है, रेखीय सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हो। दूसरा हम पढ़ते हैं कोणीय सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पिंड है वो अपनी कोई सी माध्यावस्था के इर्द गिर्द दोलन कर रहा है, लेकिन अगर वो कोई कोण बनाते हुए दोलन करे, कोई ना कोई एंगल बनाते हुए, तो वो मोशन कैसा कहलाएगा, कोणीय सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे पहले हम करते थे, कोई पत्थर है उसमें आप कोई धागा बांध दो और उसको आप बीच में आप एक जगह लेकर के खड़े रहो और उसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करो, तो आप देखो 2-4 बार थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, अपने आप ही वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बार बार रोटेट होता जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने उस पर बल एक बार ही लगाया, उसके बाद वो अपने आप ही चारों तरफ रोटेट होता जा रहा है, तो वो बार बार अपनी सेम कंडीशन को दोहराता भी है, काफी टाइम तक एज इट इज वो फास्ट फास्ट मूव करता रहता है, ठीक है। और वहां पे वो क्या करता है, अपनी इस माध्य स्थिति से कोई ना कोई कोण बनाता रहता है, थीटा की कंडीशन चेंज होती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति कैसे कहलाती है, कोणीय सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोणीय सरल आवर्त गति, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ के लिए जो यहाँ पे भी बल लगता है, जो उसको प्रारंभिक अपनी अवस्था में आने के लिए लगता है, वो क्या होता है, यहाँ पे r प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस थीटा, ठीक है, या फिर r इक्वल टू टो इंटू थीटा। यहाँ पे टो होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, r इक्वल टू टो इंटू थीटा, या कई जगह आपको c में भी मिल जाएगा, c के टर्म में लगा होता है r इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके दोनों रेखीय गति और कोणीय गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे जब हम इन दोनों की इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, उस टाइम भी साथ के साथ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्वैच्छिक विभव कूप में स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति। ऑसिलेटरी मोशन इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल। ठीक है, ऐसा हमने ये टॉपिक सेम हमने एक बार पहले भी पढ़ा था, जब हमने देखा था स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने उसमें कंडीशन उसके साथ स्थिति के साथ में स्थितिज ऊर्जा कर्व के बारे में पढ़ा था। तो उसमें शायद कभी किसी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था इसको वापस एक्सप्लेन करने के लिए, तो जिनको समझ में नहीं आया हो ये भी सेम टॉपिक है। यहाँ पे हम किसमें ऑसिलेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल सेम वही की वही चीज़ है। तो जिनको वहाँ समझ में नहीं आया था वो भी यहाँ पे वापस से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। सेम टॉपिक है लेकिन यहाँ हम ऑसिलेशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी स्थितिज ऊर्जा है, कोई कण है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब विभव कूप में दोलनी गति किसकी होगी, किसी न किसी कण की होगी। अब कण किस प्रकार से किसी विभव कूप में दोलनी गति करता है। स्वैच्छिक इसलिए कहा है क्योंकि विभव कूप की डेप्थ या फिर उसकी चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, वो हमें फिक्स नहीं गिवन है, कैसे भी हो। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो स्थितिज ऊर्जा होती है यू ऑफ एक्स, स्थितिज ऊर्जा यू ऑफ एक्स स्थिति एक्स का फलन होता है। कोई जो भी कण की स्थिति है, ये स्थिति एक्स कण की है का फलन होता है। ठीक है, तो अगर यू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहाँ से हमने यहाँ पे तो ले लिया पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स, और इधर हम ले लेंगे स्थिति एक्स, जो भी किसकी कण की स्थिति एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे दोलन करती हुई गति होगी, दोलन भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, मंदी दोलन का जो समय के साथ कम होती हुई जाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, उसके बारे में तो यहाँ देखो दोलन समय के साथ कम कैसे होता हुआ जाएगा, जैसे ये है कुछ इस प्रकार की गति। ठीक है, ये कैसी हो गई आपकी, जैसे इधर एक्स दिशा में हमने मान लिया और यू एक्स का, तो यू एक्स हमेशा एक्स का फलन होता है, क्योंकि हम स्थितिज ऊर्जा किसी एक डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो स्थिति का फलन होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ हम अलग अलग मान लेते हैं, मान लो ये जैसे कोई बिंदु है हमारे पास, बिंदु पी, कोई हमने अलग बिंदु मान लिया, हमारे पास बिंदु पी है, ये जैसे बिंदु क्यू हो गया, ये आर है और ये एस है। ये चारों मेन पॉइंट होते हैं। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, या तो ये आपके साम्य अवस्था में होंगे या फिर असाम्य स्थिति के होते हैं। ठीक है, पी क्यू आर और एस चारों के चारों, मतलब यहाँ पर किसी भी कण की स्थिति देखी जाती है, स्थायी साम्य बिंदु या फिर अस्थायी साम्य बिंदु के रूप में होते हैं। अब इसमें से स्थायी और अस्थायी साम्य क्यों होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखो कि कोई भी पॉइंट होता है उस पर अगर हम कोई स्लोप खींचते हैं, स्लोप खींचने का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई मान लो ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचती है अगर हमने कहीं पे, तो वहां पे इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, जीरो होगा। स्लोप कब होता है, जैसे मान लो ये कंडीशन हो, अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही हो तो यहाँ से कुछ थीटा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बनाती हुई होनी चाहिए वो लाइन उस पॉइंट से। जैसे मैं इस पी पॉइंट के लिए यहाँ पर स्लोप खींचना चाह रही हूँ, ठीक है, अब पी पॉइंट पे या तो मैं कुछ ऐसा खींचूँ या फिर कुछ इस टाइप की लाइन हो तो थीटा एंगल बने, या फिर कुछ भी मतलब इस टाइप की तो ये थीटा एंगल बने। अगर यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन खींच दिया जाए तो स्लोप कैसा होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये जो
चारों पॉइंट होते हैं जैसे P, Q, R और S, इन चारों पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप जो प्रवणता है, स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। प्रवणता शून्य होने का मतलब क्या हो गया, प्रवणता शून्य होने का मतलब हो गया ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये कैसा हो जाएगा, ये मान जीरो हो जाता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान जीरो हो जाता है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम बल को लिख सकते हैं F बराबर माइनस डेल यू की टर्म में लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा यू को हम इस प्रकार से सेंट्रल फोर्स के अंदर में लिखना चाहे तो, या फिर संरक्षी बल के रूप में लिखना चाहे तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में आप लिख सकते हो उसको, मतलब माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हो। और यहाँ पर इन स्थितियों पर पी क्यू आर एस पर क्या हो जाएगा, इस स्लोप का मान हो जाता है जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्पर्शरेखा खींच रहे हैं वो इस बिंदु के साथ में कोई भी एंगल नहीं बनाती, वो बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है। इसलिए किस प्रकार के हो जाते हैं, यहाँ पर प्रवणता हो जाएगी आपकी बिल्कुल जीरो। सबसे पहले तो आप ये ग्राफ नोट करो, उसके बाद में हम इसमें एक एक चीज देखते हुए नोट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे मैं इस ग्राफ को छोटा बना दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बीच बीच में एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हम एक जगह ये ग्राफ बना करके रख लेते हैं ताकि बीच में हमें समझ में आती रहे कौन सी कंडीशन है। कुछ इस टाइप की हम बात करें एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारे पास यू एक्स है, ठीक है। ये ओनली रफ ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है, बाकी मेन आपके पास प्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, ये जो हमारे चार पॉइंट है पी क्यू आर और एस, इन चारों पॉइंट पर हमने बोला कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, मतलब कि या तो स्थायी साम्यावस्था के बिंदु होंगे या फिर अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु होंगे। अब ये क्या बता रहा है, किसी कण की उसकी स्थिति के सापेक्ष उसकी स्थितिज ऊर्जा का कर्व हमने बताया, क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमेशा उसकी स्थिति का फलन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कोई भी कण है उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, किसी कण पर लगने वाला बल। अब बल क्यों लगेगा, क्योंकि बल हर कंडीशन में कण पर लगेगा ही। कण चाहे कैसे भी गति करता है, गति करता ही कब है, जब हम उस पर बल लगाते हैं, या तो पहले से गतिशील है तो उसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, या फिर अगर स्थिर अवस्था में तो उसको गतिशील करने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी कण पर लगने वाला बल वेक्टर F इक्वल टू, आप लिख सकते हो उसको ऋणात्मक प्रवणता के रूप में, किसके, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिख सकते हो, क्लियर है। या फिर अगर हम इसको खोल देते हैं तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल बाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, क्लियर है। जहाँ डेल बराबर क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल बाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये वैल्यू है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस स्थिति में क्या समझ में आ गया, इसका बल है। अब यहाँ पर जो प्योर बल कितना है, बल भी आपको पता है, दिशा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो बल की दिशा होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बल किसी एक दिशा में बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्लियर है। एफ बराबर कितना हो गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, किसी एक दिशा में, किसी
दिशा में। एक दिशा यहाँ कौन सी है हमारे पास, एक्स दिशा ले रखी है हमने, एक्स दिशा में, इसी एक्स दिशा में, ठीक है, नोट कर लो ये। यहाँ पे हमने u को इस तरीके से ध्यान रखना है, u हमेशा क्या होता है, x y z तीनों का फलन होता है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ u बराबर क्या है, स्थितिज ऊर्जा, u केवल x का नहीं होता, ये तीनों का फलन होता है, u x y z। यहाँ पर हम एक केस कौन सा ले रहे हैं, x डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमेशा स्थिति का फलन होता है, ऐसा नहीं हमेशा x डायरेक्शन का फलन होगा। इसके रिस्पेक्ट में आपको पता है फोर्स की वैल्यू भी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों लग रही है, हम यहाँ एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एक्स कितना होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे हमने सबसे पहली बात तो क्या कही कि किसी भी प्रवणता की, प्रवणता हमने क्यों बात की, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी कोई भी m द्रव्यमान का कण है, मान लो ये यहाँ पर कोई कण स्थित है, m द्रव्यमान का कण है, ठीक है, जिसकी गति के लिए हम बात करें उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है कि कण क्या है, इस स्थिति में कुछ न कुछ गति जरूर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे कि यहाँ हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं P, यहाँ पर खींच सकते हैं Q, यहाँ पे इस तरीके से R और यहाँ पर S। तो P, Q, R और S इन चारों पॉइंट पर क्या होगा, हमारा स्लोप का मान 0 होगा। क्यों, स्लोप अभी हमने बता दिया, एक बार फिर से बताती हूँ, स्लोप किस कंडीशन में होता है, ये है कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो, ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर आप जो आपकी जो भी डायरेक्शन है, जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो एक्स का मान, अगर इसके बिल्कुल पैरेलल में आ रही है आपका स्लोप, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्लोप का मान कैसा है, 0 है। स्लोप हमेशा प्रवणता होती कब है, जब कोई ना कोई क्या होता है, वहाँ पे भी टेंजेंशियल होता है। प्रवणता का मतलब होता है मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो रहा हो, या तो कमी हो चाहे ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे या तो कुछ इस डायरेक्शन में हो, यहाँ से थीटा एंगल बनाए, या इस डायरेक्शन में हो, यहाँ से थीटा एंगल बनाए, कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बनता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पार्टिकल का स्लोप है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन चारों कंडीशन में P, Q, R और S पे आप देख सकते हो स्लोप कैसा है, आपके बिल्कुल x डायरेक्शन के पैरेलल में आ रहा है, ठीक है ना। ये चारों लाइन आप देखो, ये बिल्कुल x डायरेक्शन के पैरेलल में आ रहा है। आप चाहो तो आप लोग भी अपने ग्राफ पर किसी डिफरेंट कलर के पेन से ये बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको दूर से थोड़ा ध्यान आए। तो P, Q, R और S ये चारों पॉइंट यहाँ पे क्या होते हैं, अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु होते हैं, अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु होते हैं, ठीक है। स्थायी अस्थायी दोनों, जहाँ पे हम R और S की बात करते हैं, ये दोनों तो होते हैं आपके अस्थायी साम्यावस्था के, जबकि P और Q होते हैं स्थायी साम्यावस्था के बिंदु। क्यों होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ बिंदु P, Q, R, S, P, Q, R, S कोई हम फिक्स नहीं, हमने रैंडमली कोई भी पॉइंट ले रखा है। रैंडमली लेने का मतलब हम यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा की, स्थिति के सापेक्ष। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का या तो हम बिल्कुल मैक्सिमम मान ले या बिल्कुल मिनिमम मान ले। मैक्सिमम भी बिल्कुल हमें ऊपर वाली पीक पर मिलेगा, या मिनिमम भी हमें बिल्कुल ये नीचे वाले पीक्स पर मिलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे हमें 4 पीक दिख रही है, इसलिए हमने ये 4 पॉइंट लिए, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट पर कण किस प्रकार की गति करेगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कि इन चारों बिंदुओं पर क्या होगा, स्लोप 0 होगा। स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता 0 होती है। इन चारों पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता आपकी कितनी हो जाएगी, 0। 0 होने का मतलब यहाँ पर क्या है, F बराबर जो हम कह रहे हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इन चारों पॉइंट पर। अब इन चारों पॉइंट पर भी हम स्टडी करें कि इन चारों पॉइंट पर भी कुछ डिफरेंस है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका R और S कण कैसा है, ये आपका ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब आप देख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हो गया कि स्थितिज ऊर्जा का मान भी यहाँ पर अधिकतम है, जबकि P और Q पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा का मान आपका कैसा है, बिल्कुल न्यूनतम है।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी एन क्यू बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, नेगेटिव साइड में आ रहा है, ये आपका ओरिजिन है तो ये नेगेटिव में हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा है यहाँ न्यूनतम। इन दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे मानो कि कोई भी कण है हमारा इस जगह पर है, पी बिंदु पर है, या सेम कंडीशन होगी क्यू के लिए भी, हम कोई एक कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप ये देखो कि पी बिंदु पर कोई कण है, अगर आप उस कण को या तो लेफ्ट में गति कराओ या फिर आप उसको राइट में गति कराओ, किधर भी जाएगा वो कण, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी आपको पता है कि ये जो इतना स्पेस आप देखो, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, आप भी अपने डायग्राम में नाम दे देना ए बी, इसको नाम आप दे दो सी और डी। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को देखो, ये जो ए से लेकर के ए पी को लेता हुआ और बी तक का ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता आपको कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप का रास्ता है, ये कुएं जैसा है। ठीक है, इसीलिए इस दूरी को ही क्या कहा जाता है, ये जो ए पी बी है या फिर सी क्यू डी है, इसे ही विभव को कहा जाता है। ठीक है, विभव क्यों, क्योंकि ये कुछ कुएं जैसा है। अब इसमें कण की स्थिति हम कहाँ बता रहे हैं, बिल्कुल इस जगह पर है स्थिर कण। अब अगर उस कण को, जैसे कि हम देखते हैं कभी कोई चींटी हो किसी डिब्बे में जैसे गिर जाती है, किसी गहरी जगह उसे डालो, वो बार बार छत पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, कुछ दूर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर कुछ दूर चढ़ती है फिर गिरती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि उसकी दीवार पे पकड़ नहीं हो पा रही, बट उसके नीचे एक्चुअली में रीजन क्या होता है, क्योंकि वो द्रव्यमान है। ठीक है, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती जा रही है, साथ में स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे यहाँ पर x का मान कुछ भी है, मान लो x का मान यहाँ पर अगर 1 रहा होगा, स्थिति इसकी कुछ भी 1 रही होगी, यहाँ पे x का मान अगर 5 रहा होगा। ठीक है, अब इधर जाने का मतलब ये कहाँ जा रहा है, अपने नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में x का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, नेगेटिव। भाई x से कुछ ना कुछ तो कम ही हो रहा है, 0.99 हो या फिर 0.5 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे अगर इधर जाएगा तो ये 1 से जहाँ तक है 1.5 की तरफ जाएगा, मतलब x का मान इधर जाकर के कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव मान हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इन दोनों की तरफ जैसे ही ये कण गति करता है तो क्या होता है, इस पर लगने वाला बल होता है एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। वो प्रत्यानयन बल क्या करता है, इसको वापस अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। सिंपल सी बात है, आप किसी ऐसे गड्ढे में अगर आप एक बॉल डाल देते हो, वो बॉल क्या होती है, पहले इधर गति करती है, वापिस वो अपनी जगह जाती है, वापिस इधर की तरफ गति करती है। ये गति उसकी क्यों होती है, प्रत्यानयन बल के कारण। वो बॉल जैसे यहाँ पर देख करके ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन वापस वो बॉल यहाँ तक आती है कुछ हाइट तक, फिर नीचे चली जाती है। नीचे क्यों चली गई, क्योंकि उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। वो बल क्या होता है, उसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। ठीक है, बॉल की गति इधर क्यों होती है, इधर होती है जड़त्व के कारण। जड़त्व क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी कण अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है। इसीलिए जब ये गतिशील होता है तो यहाँ पर जाकर के भी निरुक्ता और गति में रहना चाहते हैं, इसलिए ऊपर तक चला जाता है। लेकिन फिर जैसे उस पर कोई ना कोई प्रत्यानयन बल कार्य करता है, कण वापिस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पी या फिर क्यू बिंदु है, ठीक है, इन बिंदुओं पर क्या होगा, कण वापिस अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, उस पर जो बल लग रहा है जिसके कारण कण वापिस अपनी जगह पर आ जाता है। इसीलिए इन दोनों को तो क्या कहा जाता है, स्थायी साम्यावस्था के बिंदु। ठीक है, स्थायी साम्यावस्था क्यों, क्योंकि इन दोनों जगहों पर कण क्या होता है, वापिस अपनी, नॉर्मल सी बात है, आपको देखने में क्लियर लग रहा होगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन बहुत बार हम देखते हैं, जैसे कोई मान लो आपके घर पे कोई ऐसे गड्ढा सा हो दीवार, तो उसमें आप एक बॉल डाल दो, तो देखोगे बॉल इधर भी चढ़ेगी उधर भी चढ़ेगी, फिर लास्ट में जाकर के बीच में रुक जाती है। तो वहाँ पे क्यों, क्योंकि एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो वापस इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का कार्य करता है। इधर जाए तो भी प्रत्यानयन बल इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का कार्य करेगा। ठीक है, इसके कारण जो वस्तु है, जो भी पिंड है, वो फाइनली अपनी वापस साम्यावस्था में आ जाता है। इसीलिए हम पी और क्यू बिंदु तो क्या कहलाते हैं, कोई भी हमारे स्थायी साम्यावस्था के बिंदु कहलाते हैं। अब सेम आप विचार करो आर पे और एस पे, जैसे आर है हमारा कुछ इस टाइप का बन रहा है, ओनली इसको देखो, ये जो आर बी और सी इतना जो पोर्शन है ये कुछ इस टाइप का बन रहा है। अब कोई कण अगर यहाँ पर स्थित है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर यहाँ गति करेगा, नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो इसको वापस ऊपर की तरफ लाने वाला कोई नहीं है,
कोई कण जो अगर बिल्कुल टॉपर है और टॉपर से नीचे की तरफ, तो सिंपल सी बात है, उसको यहाँ पे तो स्लोप मिल गया तो वो तो लुढ़कता चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रोकने वाला ऐसा कोई नहीं होगा। जब तक कोई इंसान उस पर आगे कुछ नहीं रखे या उसको कुछ बड़ी चीज से नहीं खींचे तब तक नहीं खींच सकता वो। तो ऐसा कोई यहाँ पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो बल लगता है वो बल्कि और ज्यादा नीचे की तरफ लगता है, जो कि इसको अपनी माध्य स्थिति से दूर ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर ये इधर की तरफ भी गिरता है तो भी जो बल लगेगा वो इस नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये बल इस पिंड को, और भी आप देखते हो कोई चीज जैसे आप ऊपर से गिराओ कोई भी जैसे स्लोप टाइप की जगह और वहां से आप लुढ़काते हो किसी चीज को तो बहुत फास्टली लुढ़क जाती है। जैसे कि फिसल पट्टी होती है, उस पर आप बिल्कुल टॉप पर रख करके कोई गेंद उसको लुढ़काओ तो बिल्कुल फास्ट आपको लगेगा कभी वो पीछे की तरफ आ रही है, नहीं आएगी वो पीछे की तरफ। ठीक है ना, जैसे ये मान लो कोई फिसल पट्टी है, आपने इस जगह पे आपने कोई भी रख दिया, ठीक है ना, ऐसे बनाइए, इस जगह पे आपने कोई गेंद रख दी और आपने उसको नीचे गिराया तो वो बिल्कुल फास्टली यहाँ की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बल कार्य करता है वो नीचे की तरफ ही उसको लेकर के जाता है, उसकी स्थिति से जो उसकी स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी वहां से दूर लेकर के जाने का काम करता है। ठीक है, वही सेम कंडीशन हमने इसके लिए बताई है कि अगर वही मान लो कोई बॉल आपने यहाँ रखी और यहाँ से आपको उसको ऊपर भेजने का प्रयास करो तो ऊपर चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। हो सकता है कुछ दूर तक चली जाए, वापस वो यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो ये एक प्रकार से उसका क्या होगा, स्थायी साम्यावस्था का बिंदु, जो कि पिंड को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। और ये बिंदु कैसा होता है? अस्थायी साम्यावस्था का बिंदु, जो कि पिंड को अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूर ले जाने का प्रयास करता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे आर और एस कैसे होते हैं? अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु, जबकि पी और क्यू कैसे होते हैं? स्थायी साम्यावस्था के बिंदु। ये सब कुछ हम लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझा दिया है। ठीक है, जिनको पहले भी समझ में आ गया था उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, वापस आप लोग का रिवीजन हो गया। जिनको उस टाइम समझ में नहीं आया था वो लोग भी यहाँ से फिर से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ आर व एस क्या है? अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु। ठीक है, और पी व क्यू क्या है? स्थायी साम्यावस्था बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इतनी चीज आप लोगों ने नोट कर ली और ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, यही देखना है हमें। यहाँ पे हाँ ये चीज और लिख लेना कि चित्रानुसार कौन सा ए पी बी या सेम हमारा कौन सा बना हुआ है सी क्यू डी क्या कहलाता है? विभव को पोटेंशियल वेल। विभव कूप कहलाता है। जहाँ पे कोई कण अगर गति करता है, मतलब मेन पॉइंट ओनली इतना है कि यहाँ पर अगर कोई कण गति करेगा, भले ही वो लेफ्ट में गति करे चाहे राइट में गति करे, तो वहाँ पे एक बल कार्य करता है। हमने ऐसी स्थिति देख रखी है कि कुछ दूर तक तो आता है फिर नीचे चला जाता है, लेकिन हमें उसका रीजन नहीं पता होता। तो यहाँ हम उसका रीजन देखते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इस पे कार्य करने वाला बल कौन सा होता है? रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जो उसे वापस अपनी अवस्था में लाने का प्रयास करता है और नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। मतलब पिंड इधर जा रहा है तो बल उसको इधर की तरफ लेकर के आता है और फाइनली कण कुछ टाइम गति करता है लेकिन अपनी स्थिति में आ जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको? स्थायी साम्यावस्था के बिंदु। जबकि यहाँ ऊपर क्या है, कोई स्लोप पर अगर कोई कण स्थित है, आर पर या फिर एस पर कोई कण स्थित है, वो अगर यहाँ से नीचे की तरफ गति करेगा तो उसको ऊपर की तरफ रोकने वाला कोई नहीं होता, वो बल्कि और तेजी से नीचे गति करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बल कार्य करता है वो क्या होता है, और नीचे की तरफ डायरेक्शन में ही काम करता है, जो उसको अपनी प्रारंभिक स्थिति से और ज्यादा दूर लेकर के जाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु। इसमें लिखो आप लोग, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, लिखो P तथा Q, P तथा Q स्थितिज ऊर्जा के न्यूनतम बिंदु, P तथा Q स्थितिज ऊर्जा के
न्यूनतम बिंदु तथा R व S स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम मान को प्रदर्शित करते हैं। R व S स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम मान को प्रदर्शित करते हैं। इन चारों बिंदुओं पर प्रवणता का मान 0 होता है। इन चारों बिंदुओं पर प्रवणता का मान 0 होता है। फुल स्टॉप। यह स्थितियां कण का संतुलन बिंदु कहलाती है। यह स्थितियां हमने बताया भले साम्यावस्था बिंदु कह लो या फिर संतुलन बिंदु, अब वही वाली बात है, स्थायी होंगे या अस्थायी वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये स्थितियां क्या कहलाती है? कण का संतुलन बिंदु या ब्रैकेट में लिख लेना साम्यावस्था बिंदु कहलाती है। संतुलन बिंदु या साम्यावस्था बिंदु कहलाती है जहां बल F बराबर 0 होता है। इस पर बल 0 होता है ना, ये माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। ये मान कैसा होता है? बराबर 0 इन चारों बिंदुओं पर। ठीक है, प्रवणता का मान 0 होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बिंदु R व S स्थितिज ऊर्जा के उच्चतम मान को प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के उच्चतम मानों को प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप। यदि इन स्थितियों से कण को बाईं या दाईं तरफ विस्थापित किया जाए, यदि इन स्थितियों से कण को बाईं या दाईं तरफ विस्थापित किया जाए, कण को बाईं या दाईं तरफ विस्थापित किया जाए तो कण की स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण, स्थितिज ऊर्जा में कमी समझ में आ रही है? यहाँ से ये कंडीशन है, हम देखो ओनली R पॉइंट है, उसको ही हम एक तरह से जूम करके देखते हैं। ये कंडीशन है। अब कण हमारे यहाँ पर है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है? अधिकतम है। हम मान लो कण को इधर लेकर के जाओ चाहे इधर लेकर के जाओ, मान लो कुछ टाइम के बाद आपका कण इस पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम हो गया ना। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, किधर की तरफ आप क्वेश्चन करवाओ, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण वह एक बल का अनुभव करता है जो कण को प्रारंभिक स्थिति से दूर लेकर जाता है। इसी कारण बिंदु R व S को अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु कहा जाता है। इस कारण बिंदु R व S को अस्थायी साम्यावस्था बिंदु कहा जाता है। अस्थायी साम्यावस्था बिंदु कहा जाता है। ये बना लेना डायग्राम। ये यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या नीचे की तरफ आ रही है, छोटा सा ही बना लेना, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है ना, आपको स्पेशली आपको एस की सेम कंडीशन होगी, यहाँ से स्पेशली आपको समझ में आ जाएगा। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट एरो लिखो। यदि कण को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बिंदु P अथवा Q से, यदि कण को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बिंदु P अथवा Q से विस्थापित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये है P बिंदु, कण हमारा यहाँ स्थित है। आप चाहे यहाँ लेकर के जाओ चाहे यहाँ लेकर के जाओ, स्थितिज ऊर्जा आपको पता है इधर की तरफ कैसी है? नेगेटिव वे में है। यहाँ की तरफ स्थितिज ऊर्जा हमारी कैसी है? पॉजिटिव वे में। तो यहाँ आप देख रहे हो स्थितिज ऊर्जा का मान आपका क्या हो रहा है? बढ़ने की तरफ जाएगा। ठीक है, कण जिधर भी गति करे। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण इन पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है।
इन पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो कण को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जो कण को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। क्लियर है? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमेशा हमने बताया स्थिति का फलन होता है, तो कण चाहता है कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा में कम या ज्यादा हो रहा है उस चीज को वो क्या करे, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में लेकर के आए। ठीक है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए बल क्या करता है, बिल्कुल उस डायरेक्शन में ही चलने लग जाता है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा फिर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसको फिर बढ़ने से रोकने के लिए कण वापस उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाता है। लिख लिया, फुल स्टॉप। इस कारण बिंदु P व Q को स्थायी साम्यावस्था के बिंदु कहा जाता है। बिंदु P व Q को स्थायी साम्यावस्था के बिंदु कहा जाता है। बना लो ये भी डायग्राम छोटा सा। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट एरो डाल के लिखो। नेक्स्ट एरो लिखो। अब नेक्स्ट एरो में देखो हम क्या लिखने वाले हैं, जैसे जब कण की स्थिति यहाँ पर है, अस्थायी साम्यावस्था के बिंदु है, तो यहाँ पर तो क्लियर हो ही गया कि बल क्या कर रहा है, उसको अपनी स्थिति में लाने का प्रयास तो कर नहीं रहा और दूर ही लेकर के जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो बिंदु तो हमने कह दिया कि अस्थायी है। अब हम बात करते हैं इस स्थायी साम्यावस्था के बिंदु की, कि यहाँ पर भी बल जो है, प्रत्यानयन बल लगता है, वो किस डायरेक्शन में लगता है, और स्थायी है तो स्थायी किस कारण से होता है। ठीक है, इसके सापेक्ष मान क्या होता है, जो भी बल लग रहा है इसका मान। तो इसमें लिखो पहले, जैसे सबसे पहले आप इसमें ये देखो, हमने ये जो भी P के लिए मान बनाया था, अगर हम एक बार फिर से इसको ड्रॉ करें, ये है ऊपर की तरफ U लग रहा है, UX। ठीक है, दिख रहा है, जैसे ये मान लो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है UX, ऊपर की तरफ ये साम्यावस्था, सॉरी ये ओरिजिन है। ठीक है, हमने ये बना रखा है A, B और P, कुछ ऐसा आ रहा है स्लोप, ये P बिंदु है, ये A B है, जिसको हम विभवकूप कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ कण साम्यावस्था में रहेगा। अब हमने पहले ही बता दिया कण इस स्थिति में है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, जो भी इसका साम्यावस्था का बिंदु है ये हमने मान लिया। इसके सापेक्ष स्थिति x मान ली, क्यों, क्योंकि स्थिति का फलन है x का, x मान ली। अब हमने बताया कि कण या तो किधर, इधर भी गति कर सकता है बाईं ओर, या फिर दाईं ओर भी गति कर सकता है। ठीक है, अब आपको पता है दोनों ही कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का मान तो बढ़ेगा ही, बढ़ने की तरफ ही जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो स्थिति देखो, जब कण इस तरफ गति करेगा तो आप देख रहे हो कि x का मान थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो अभी हमने बात की भी थी पहले, कुछ ना कुछ भले ही स्लाइटली सही जाए लेकिन पीछे की तरफ जाएगा। वही जैसे अभी हमने बताया था, मान लो इसका वैल्यू आप नेक्स्ट ग्रुप पे 5 मान लो, ये कोई भी एक स्थिति पर है, तो एक से इधर आएगा तो कुछ ना कुछ 0.5 ही कम हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x का मान -x। ठीक है, वही जब कण इधर की तरफ गति कर रहा है, यहाँ जब कण गति कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कण का जो भी स्थिति है, स्थिति का मान क्या होगा, x का मान कुछ न कुछ आगे की तरफ जाएगा, मतलब +x की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब विस्थापन जब राइट की तरफ जाएगा, सॉरी लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो विस्थापन कैसा हो रहा है, नेगेटिव, कम की तरफ जाएगा, विस्थापन का मान कम होता जाएगा। ठीक है, और जब ये अपने राइट की तरफ गति करेगा तो विस्थापन का मान भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो लिखो इसे, लिखो, यदि कण बिंदु P से, यदि कण बिंदु P से बाईं ओर गति करता है,
बाईं ओर गति करता है। अर्थात लिख लेना, माइनस एक्स अक्ष की ओर, माइनस एक्स दिशा की ओर गति करता है, माइनस एक्स दिशा की ओर गति करता है, तो कण पर लगने वाला बल, तो कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F। F इक्वल टू हम क्या बता रहे हैं, प्रत्यानयन बल लग रहा है माइनस के एक्स लग रहा है। इस स्थिति में माइनस के है और x की स्थिति भी कैसी हो रही है, माइनस एक्स जैसी हो रही है। मतलब जो लगने वाला बल बराबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, के एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बल पॉजिटिव हो जाने का मतलब अगर हम बात करें प्रवणता की, F बराबर क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। तो प्रवणता आपके पास कैसी हो जाएगी इस स्थिति में, F का मान नेगेटिव होने की वजह से प्रवणता कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। समझ में आ गया? ठीक है, बल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बल क्योंकि इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है इसीलिए बल खुद पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्रवणता का मान आपके पास कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लिख लो, लिखो, ये लिख लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स लेस देन 0। लिखो, किस स्थिति में बताया हमने ये, जब कण का माइनस एक्स दिशा की तरफ गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ वक्र का ढाल, यहाँ वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा, यहाँ वक्र का ढाल या ब्रैकेट में लिख लेना प्रवणता ऋणात्मक होगा, अर्थात कण पर लगने वाला बल कैसा होगा, धनात्मक होगा, अर्थात कण पर लगने वाला बल धनात्मक होगा। ठीक है, जिसके कारण से बल, क्योंकि यहाँ पे ये खुद नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है बल, लेकिन यहाँ उल्टा पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा तो नेगेटिव का अपोजिट हो गया ना, इस कारण से कण जो है वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो, अर्थात कण प्लस एक्स दिशा की ओर, प्लस एक्स दिशा की ओर बल का अनुभव करेगा, प्लस एक्स दिशा की ओर बल का अनुभव करेगा तथा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तथा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एरो लगा के लिखो, नेक्स्ट एरो लगाओ, लिखो, यदि P बिंदु पर स्थित कण, यदि P बिंदु पर स्थित कण प्लस एक्स दिशा की ओर गति करे, अब अगर कण इधर जा रहा है, यदि P बिंदु पर स्थित कण प्लस एक्स दिशा की ओर गति करे, अर्थात दाईं ओर, अर्थात दाईं ओर गति करता है, तब कण पर लगने वाला बल, तब कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, हम लिख लेते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स है और यहाँ पर x का मान कैसा है, पॉजिटिव ही है, माइनस के, यहाँ पर विस्थापन कैसा हो रहा है, प्लस एक्स, इसका मतलब f का मान हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, माइनस के एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अर्थात लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो प्रवणता कैसे हो जाएगी, F इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, बल खुद भी कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, मतलब कि प्रवणता और डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसी हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव। बल ऋणात्मक है तो प्रवणता कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। लिख लो, ठीक है, तो कण पर लगने वाला बल F बराबर माइनस के एक्स ऋणात्मक होगा तथा प्रवणता डेल यू अपॉन डेल एक्स ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक होगी, अर्थात धनात्मक होगी। फुल स्टॉप। तो यहाँ पे कण खुद किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स में, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपोजिट माइनस एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि फोर्स उसको वापस माइनस एक्स की तरफ लेकर के जाएगा तो फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ से F हमेशा x का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, कि पहले अगर x हमने नेगेटिव लिया था तो F का मान पॉजिटिव आ रहा था
मतलब एफ एक्स, अगर कण माइनस एक्स की तरफ जा रहा था तो फोर्स पॉजिटिव की तरफ लेकर के जा रहा था, अब ये कण खुद प्लस एक्स की तरफ जा रहा है तो फोर्स उसको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, लिखो अर्थात कण अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर अग्रसर होगा। अर्थात कण अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर अग्रसर होगा। कण अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल वेल का। समझ में आ गया होगा पोटेंशियल वेल दोनों तरीकों से, स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था बिंदु। अच्छा, बड़ा टॉपिक आता है जिसमें आपको एक ग्राफ बना करके और इसमें एक एक पॉइंट को पूरा सॉल्व आउट करके बताना होता है, एक्सप्लेन करके लिखना होता है सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कण की स्थिति देखी, कण की स्थिति को अगर हम स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष, यहाँ आप देख रहे हो कण की स्थिति चेंज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में स्थितिज ऊर्जा का मान भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर कण की स्थिति को अगर हम स्थितिज ऊर्जा u के सापेक्ष विस्तार करें तो टेलर सीरीज होती है। टेलर सीरीज से विस्तार करने पर देखो, यदि कण की स्थिति x का ux के सापेक्ष टेलर सीरीज से प्रसार करने पर, एक्सपेंड कर देते हैं ux, क्योंकि किसका फंक्शन बताया था हमने, x का फंक्शन बताया था। तो देखो टेलर सीरीज से आप कैसे लिख सकते हो, ux बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर ux नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर x नॉट कौन सा पॉइंट होता है, देखो आप लोग भी अपने ग्राफ में बनाना, जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ से ग्राफ कैसे बनाया था हमने, कुछ ये। अब यहाँ पे हमारा कण था, उस कण को हमने ये P बिंदु पर था, इसको हमने क्या लिया, इसकी माध्य स्थिति। ठीक है ना, तो ये सबसे न्यूनतम दूरी थी जहाँ हमारे कण की जो माध्य स्थिति आई थी। तो ये इसके ओरिजिन से लेकर के और ये जो दूरी होती है, ये दूरी कितनी होती है, x नॉट। ठीक है, आप भी अपने डायग्राम में ये बना लेना x नॉट, ये इसकी माध्य स्थिति, जो न्यूनतम दूरी होती है ओरिजिन से कण की माध्य स्थिति की, क्या होती है, x नॉट। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड क्या कर देंगे, यू एक्स नॉट प्लस क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। पहले हम किसमें एक बार करते हैं, फिर दो बार करते हैं, तीन बार अवकलन। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ भी होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 होता है, जिसका मान 1 ही होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से पूरी हमारी टेलर सीरीज एक्सपेंड होती है। ठीक है, एक और पॉइंट चाहे आप लिख लो, थर्ड पॉइंट भी लिख लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स नोट का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल इन्फिनिटी तक हमारी जाती है। तो यू एक्स नॉट यहाँ पे लिख लिया, हम क्या बोलेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ तक इसकी होती है। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये यू एक्स नॉट यहाँ पे लिख लेना, क्या है ये, यू एक्स नॉट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्स नॉट पर। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस पी पॉइंट पर, ठीक है ना, अब इस पी पॉइंट पर हमने क्या बताया था, स्लोप तो हमारा 0 था ही। ठीक है, स्लोप ऑलरेडी 0 था, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देखो पी बिंदु पर प्रवणता क्या थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 थी, वहां पर हमारी प्रवणता का मान ऑलरेडी। इसका मतलब अगर हम बात करें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लें,
इसका अगर हम एक बार और अवकलन करें तो वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, सिंपल सा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसको हम कोई कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, बराबर हमने के मान लिया, ठीक है। और इसी प्रकार से एंड सिमिलरली अगर हम डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स क्यूब लें तो वो भी हमारे पास वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव, जिसको हम कोई और कांस्टेंट k1 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि प्रवणता शून्य है तो उसका आप 2 बार अवकलन करो, 3 बार अवकलन करो, वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, पॉजिटिव आती जाएगी। कोई भी कांस्टेंट के बराबर हम यहाँ से मान लेते हैं, नोट कर लो।